है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आप सबको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वीडियो का री एग्जाम आपका 26 और 27 जून को निश्चित हुआ है। उसके लिए हम लोग लगातार अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा रहे थे। हिंदी का प्रैक्टिस पेपर कर रहे थे, विशेषण तक हो चुका है, आगे आपका कंटिन्यू हो जाएगा। 6 अध्याय हमने आपको प्रैक्टिस करा दिया था, आगे के अध्याय आपको प्रैक्टिस कराने हैं। रीजनिंग की आपके प्रैक्टिस पेपर से ही प्रैक्टिस कराई जाएगी और जीएस का प्रैक्टिस पेपर से कराएंगे। यूपी स्पेशल और करंट अफेयर्स के कुछ अलग से सीटें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आज हम लोग जिस पे चर्चा करने वाले हैं वह प्रैक्टिस पेपर है हिंदी का। पहला 50 प्रश्न लिया गया, पहला प्रैक्टिस पेपर है। मार्केट में ये प्रैक्टिस पेपर आपको अवेलेबल है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। घटना चक्र का है ये। और इसके बाद हम लोग घटना चक्र के 10 प्रैक्टिस पेपर को करेंगे हमारी प्लान के हिसाब से। यूथ का 15 प्रैक्टिस पेपर आपका मार्केट में आया है, उसको करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अपना जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट लगता है चैप्टर वाइज, उसको भी हम लोग करेंगे ताकि कहीं से भी कोई गलती ना हो। हमने कहा था हिंदी में 50 में 50, तो 50 में 50, रीजनिंग में 50 के 50। तो मैं आपसे कह रहा हूं आप करिए। अगर हमने सभी क्वेश्चन को जोड़ लिया, 1 मिनट बात करेंगे फिर उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। जो है अगर हमने सभी प्रश्नों को जोड़ लिया तो आप बताइए कि 15 10 25 सेट, और 25 सेट का मतलब 50 से गुणा कर दीजिए। 50 प्रश्न हैं एक एक सेट में, तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 25 गुणे 50, 25 या 75, 1250 प्रश्नों के हम लोग प्रैक्टिस पेपर करेंगे। 1250 प्रश्न का प्रैक्टिस करने का मतलब है कि उस नेचर के प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि रीजनिंग में वही प्रश्न नहीं आएगा, उससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो सभी टाइप के प्रश्न हम लोग कर लेंगे। हिंदी में उम्मीद है कुछ तरह के प्रश्न मिल जाए। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने चल रहे हैं। आपसे एक ही गुजारिश है कि आप लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने, ठीक है, आंसर करिए। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशन, देखिए भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, पहली चीज सरकारी नियम की बात की रही, आदेश की बात की जा रही है, अधिकार की बात की जा रही है और नियुक्तियों की बात की जा रही है, सूचना और प्रसंग के बारे में बताया गया। कितनी चीजों की बात की जा रही है? सरकारी नियम कानून की बात की जा रही है, आदेश की बात की जा रही है, अधिकार की बात की जा रही है और सूचना भी प्रेषित की जा रही है। तो ऐसा कौन सा आप पत्र लिखेंगे, कार्यालयीय आदेश जारी करेंगे, अधिसूचना जारी करेंगे, ज्ञापन देंगे या परिपत्र जारी करेंगे? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। देखिए जो है हम सूचना जारी करते हैं, जिस अधिसूचना के माध्यम से हम इस बात को कहते हैं कि भैया देखो हमारे यहाँ हमारे गजट के हिसाब से ये चीजें हैं, जिसे हम लोग अक्सर ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया कुछ ही पल पहले, आप शायद देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे तो ऊपर नीचे कहीं दिख रही होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा चयन आयोग के गठन के बारे में बात बताई गई है। तो वह एक ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसमें सरकारी नियम भी हैं, आदेश भी है, अधिकार भी है, सरकार का अधिकार है और उसके साथ ही साथ सूचना भी है उसमें। तो यही चीजें क्या कहलाती हैं? अधिसूचना कहलाती है। आप इसे याद रखिएगा, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है और ये पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले आपका एक व्यायाम परीक्षक का पेपर हुआ था, उसी में पूछा गया प्रश्न है। भले ही घटना चक्र ने टोह में अपने दे रखी, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस में। ठीक है, आगे बढ़िए। पृथ्वीराज रासो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार हर एक एग्जाम में पूछा गया, चाहे आपका उत्तर प्रदेश का एसआई का एग्जाम रहा हो, पुलिस का रहा हो, हर एक जगह पे पूछा गया। पृथ्वीराज रासो ने हिंदी साहित्य काल को किस काल के नाम से जाना है या किस काल के नाम में जाने जाते हैं? तो आपको ये बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? कौन सी चीजें? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी थी पृथ्वीराज रासो? चंद्र बरदाई ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्र बरदाई हैं, आप सबको पता होगा चंद्र बरदाई हैं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है। अब इसके बारे में आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है? चंद्र बरदाई हैं और यह लिखा गया था आदिकाल में। कब लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। आदिकाल की महत्वपूर्ण रचना के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो आता है। आपको भक्तिकाल में बताना, 2 शाखाएं थी, निर्गुण शाखा थी और कौन थी? सगुण शाखा थी। इसके बारे में आपको बताना। आधुनिक काल के बहुत से कवि आप जानते हैं। रीत काल का दूसरा नाम क्या है? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तत्सम तद्भव आपके सिलेबस का हिस्सा है। इंटरमीडिएट तक का कोर्स पूछा जाता है। आपके सिलेबस में लिखा गया है कि इंटरमीडिएट स्तर तक का हम प्रश्न पूछेंगे। तो ये चीजें तद्भव तत्सम आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे एकार्थी शब्द पूछे जा सकते हैं, अनेकार्थी पूछे जा सकते हैं, पर्यायवाची पूछे जा सकते हैं, तत्सम तद्भव पूछे जा सकते हैं। ये सब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एक वचन बहुवचन पूछे जा सकते हैं, लिंग कारक
पूछे जा सकते हैं, ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया गौ शब्द का एक वचन पहचानिए, गौ शब्द का एक वचन पहचानिए। तो गौ शब्द एक वचन है, कह रहा है गौ शब्द का वचन, अच्छा वचन पहचानिए कैसा है। तो गौ शब्द खुद अपने आप में क्या है, एक वचन है। अगर गौ शब्द का बहुवचन कहें तो आप कहेंगे गौवें, आप नहीं कहते गौवें, तो ये गौवें शब्द जो है ये गौ का जो है बहुवचन है। या आप कहेंगे बहुत सी गायें, तो इतना लिखने से अच्छा गौवें कह दें, गौवें, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी। अब आप, ये बड़ा आसान सा प्रश्न होता है लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको इन्हीं दो में कंफ्यूजन होगी, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन सी और डी में कंफ्यूजन होगी। सबसे पहले आप जानिए कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के मूल व्यंजन जो होते हैं, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 33 होती। तो सही आंसर तो आपका हो गया मूल व्यंजनों की संख्या ही पूछी जाती है आपसे, तो 33 हो गई। अब आप इनको अगर बांट दें, मूल व्यंजनों को आप बांट देते हैं ऐसे, आप कहते हैं कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आपको याद होगा स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या होती 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ये वर्ग में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, या वर्ग में पाए जाते हैं। जैसे आप कहते हैं का वर्ग, खा वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, ठीक पढ़े ना। तो ये वर्गीय व्यंजन होते हैं, वर्ग में पाए जाते हैं, और एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, आपको पता होगा ये, ठीक है। तो इनकी टोटल संख्या 5 पचे 25, 5 लाइन में होते हैं, 5 पचे 25 होते हैं, ठीक। इसके बाद आपसे क्या पूछा जाता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 25 तो हो गए, अंतस्थ व्यंजन में आपके आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से हो जाते हैं, तो आप कहते हैं अंतस्थ व्यंजन में या, र, ला और वा आता है, ठीक है। 4 अक्षर आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में जो है, हमने वर्णमाला का पूरा प्रैक्टिस पेपर कराया था, 67 क्वेश्चन थे और हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने उसमें सॉल्व करा दिया था। ऊष्म व्यंजन में आप देखेंगे सा, मतलब इसे तालव्य सा कहते हैं। ये देखिए बड़ा सा को हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंत सा। इसे हम ऐसे आपको बताते हैं, तास, मूस और दस, ठीक है। तो 10 में आपका छोटा सा होता है तो दंत सा हो गया, मूस में मूर्धन्य सा हो गया और तालव्य में बड़ा सा आ गया। ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो 25 आपके स्पर्श हो गए थे और 8 में जो 4 हैं आपके अंतस्थ हैं, 4 कैसे हैं उसमें, टोटल मिला के संख्या कितनी हो गई, 33। तो आपको याद रखना है टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी होती, 33 होती। क्वेश्चन नंबर 4 का सटीक आंसर है 33। आगे बढ़ जाए, इसी में अर्ध स्वर भी आते हैं। आपको पता है अंतस्थ व्यंजन में अर्ध स्वर किस में आते हैं, अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। आपको याद होगा या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक अशुद्ध है। अच्छा, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, मतलब गलत है, एक गलत है उसे बताना है। देखिए दैहिक सही है, प्रौढ़ भी सही है, पौरुष भी सही है। नौकर नहीं होता, नौकर होता है, ना पे औ की मात्रा चाहिए, तो नौकर होगा, तो ये आपका गलत लिखा गया है। इस पे नौकर होना चाहिए, तो ऐसे लिखा जाएगा नौकर, तो आपका सही, या नौकर या नौकरी ऐसे लिखी जाएगी, ये आपका सही होगा। नौकर नहीं होता है, तो ये आपका गलत था और हमें गलत ही बताना था, तो गलत का भाई गलत ही सही आंसर हो जाता है, ठीक है। जैसा जिसके साथ जो आपके साथ गलत करेगा आप उसके साथ अच्छा करेंगे, आप गांधी जी थोड़ी ना है, आप तो आजकल के हैं। तो गलत के साथ गलत, वही आपका सही है, ठीक। कौन सी वर्तनी ठीक है, यानी कौन सी वर्तनी सही लिखी गई, ये आपको बताना है। तो वर्तनी जो यहाँ पे सही लिखी, देखिए रचयिता लिखा गया है, रचयिता आपका सी ऑप्शन में सही लिखा गया, इसमें कोई व्याख्या तो ऐसी होती नहीं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गायक का संधि विच्छेद बताइए। गायक का संधि विच्छेद होता है, गायक का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो गौ धन अक, क्या हो जाएगा, गौ धन अक। तो ये कहां लिखा गया, गौधनक, यहां पे ऑप्शन नंबर सी में गौधन अक गायक हो जाता है। और यहां पे कौन सी संधि होती है, अयादि संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है, जो कि स्वर संधि का एक भाग है। अयादि संधि हो जाती है और गौधन अक से हो जाता है गायक, ठीक है। अ आओ
आओ पढ़े होंगे ना, तो वही यहाँ पे होता है। नाविक, नौधन एक, नाविक भी उसी तरह से हो जाएगा नौधन एक, और ये भी किसका उदाहरण है, तो नाविक जो है ये भी अयाद संधि का ही उदाहरण है। तो नौधन एक, औधन ई मिल करके आओ हो जाता है और ये हो जाता है नाविक, और नाविक के लिए जो सही आंसर हो जाएगा आपका नौधन एक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वह सही है। नौधन एक मिलकर के क्या हो जाएगा, नाविक, और संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि किसमें पढ़ते हैं आप, स्वर संधि का एक भाग होता है। आमरण में कौन सा समास है, आमरण में समास कौन सा है, तो वहां पर आप बताएंगे आमरण में जो समास होता है वह समास होता है आपका आमरण का अगर संधि विच्छेद करें तो आपको समास विग्रह हो जाएगा मरण तक। इसको अगर हम समास विग्रह कर दें तो हो जाएगा मरण तक। और यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का पहला पद जो होता है अव्यय होता है, पद क्या होता है, अव्यय होता है। अतः आमरण जो है मरण तक हो जाएगा और इसमें समास हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है। कौन सा शब्द पूछा जा रहा है, कौन सा शब्द ऐसा है जो कर्मधारय समास नहीं है, यहां आप देखिए नहीं दिया गया। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। पहले कर्मधारय समास के बारे में जानिए कि कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है, कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है। ठीक है, जो पहला पद होता है वो कैसा होता है, कर्मधारय समास का विशेषण होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो विद्या अभ्यास जो है ये तत्पुरुष समास है। विद्या अभ्यास कैसा है, विद्या अभ्यास जो है तत्पुरुष समास है। और ये भी चूंकि हमसे नहीं पूछा था तो हमने विद्या अभ्यास को निकाल लिया तत्पुरुष में, तो सभी कैसे हैं, कर्मधारय है। और इसका पहला शब्द क्या है, विशेषण। यहाँ आप देखिए विशेषण विशेषता बता रहा है, गाय कैसी नीली है, सखा कैसा है, प्रिय है। ठीक है, और कृत क्या है, कृत जो है ये इसमें दोनों आपका विशेषण हो जाता है। कृत कृत में क्या है, दोनों पद विशेषण हो गए हैं। कृताकृत में दोनों पद क्या है, विशेषण है। इसमें दोनों, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण। कृत धन कृत मिलकर के कृताकृत हो गया, तो दोनों विशेषण हो गए। तो ये जो विशेषण बता रहा है, पहला शब्द विशेषण हो तो वो कैसा हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। और हमसे पूछा है कर्मधारय नहीं है, तो हम कह रहे हैं भैया विद्या अभ्यास जो है कर्मधारय नहीं है बल्कि तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। उपसर्ग, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, कह रहा उपसर्ग एक शब्दांश है जो, उपसर्ग कैसा शब्दांश है, तो आप बताएंगे उपसर्ग ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जोड़ता है। उपसर्ग ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है और आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ऐसे शब्दों को हम लोग उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर अगर देखें किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, बाद में प्रत्यय जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, मध्य में नहीं जुड़ सकता है। और इसके दो ऑप्शन इस तरफ होंगे, किसी शब्द के कहाँ जुड़ता है, किसी शब्द के आगे, अग्रज आगे जुड़ता है। जी हाँ, यही सही, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ये ऑप्शन आपका सही। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, अलंकार में जो है उपसर्ग जो लगा है उस उपसर्ग का नाम है अलम। अलम उपसर्ग से अलंकार बना है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है आपको बताना, शब्दांश है, वाक्यांश है, पदांश है या पदांश है। ठीक है, आपको बताना जो प्रत्यय है वो क्या होता है। तो प्रत्यय आपको बताना प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय अभिकारी शब्द होते हैं, या एक कह दिए प्रत्यय जो होता है अभिकारी शब्दांश होता है। तो प्रत्यय अभिकारी शब्दांश है, तो शब्दांश तो आपका सही आंसर होगा। प्रत्यय जो है अभिकारी शब्दांश है और यह किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। अभी मैंने वहां पर दिखाया था, अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में बदलने में मदद करता है। तो ये जो है कैसा है, शब्दांश होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्सम है, आपको बताना है। देखिए तत्सम शब्द जो है यहाँ पे लिखा गया है। देखिए अंश मतलब होता है, यहाँ पे दो अंश हैं, एक अंश ए है, एक तत्सम है। ये जो है कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे जो तत्सम है आपका वह ए वाला जो अंश है ये तत्सम है। बड़ा सा जब जब रहेगा वो तत्सम शब्द होगा, और जब जब उसके जगह पे दंत सा आएगा या छोटा सा आएगा जिसे हम लोग छोटा सा कहते हैं, वो तद्भव हो जाता है। तो अंश अंश में जो है तद्भव कौन है, आपका
अंश तद्भव है और अंश जो है ये तत्सम है। यहाँ पे आपको याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दुविधा में लाने के लिए आपसे पूछे जाते हैं, अगर आप दुविधा में आते हैं तो आपका नुकसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, इसका आंसर कर दीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? कह रहा शब्द ऐसा है जो संस्कृत से विकृत है और होकर के और हिंदी से विकृत होकर के, यानी इन सब से होता हुआ कहाँ आ गया? हिंदी में आ गया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं आपको ये बताना है, और क्वेश्चन संख्या है आपका 15। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव कहलाते हैं, जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं ज्यों कि त्यों। अगर जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। तत्सम कहते हैं। लेकिन जो घटते घटे हैं, बदलते बदलते बदल गए हैं, उनका नाम क्या हो गया? तद्भव। कहता है ना कि आपकी नीयत बता रही है कि दौलत नई नहीं है, तो वही ये बदलते बदलते बदल गए हैं, तो ये क्या हो गए? तद्भव हो गए हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तद्भव। देशज कैसे शब्द होते हैं? देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता लता ना चले। देशज ऐसे शब्द हैं जैसे जिनकी उत्पत्ति का कोई पता ना चले, जैसे चट्टी, चोरबत्ती, ठीक है, ओटा, लोटा। तो ऐसे शब्द जिसका कोई वो नहीं है, तो ये शब्द कैसे होते हैं? देशज शब्द होते हैं। हमारी बोलचाल भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चलने के साथ साथ बोलचाल में बने हुए हैं और देशज शब्द के रूप में आप कहते हैं ना लोटा ओटा लाइए, तो लोटा तो ठीक है, ओटा क्या है? तो ऐसे शब्द जो हैं जैसे टाठी, ठीक, तो थाली ना कह करके गांव की भाषा में सुनोगे टाठी है, चट्टी है, चोरबत्ती है। तो ऐसे शब्द कैसे हैं? ये शब्द ऐसे हैं जो शब्द देशज होते हैं, हमारे देश में ही उत्पन्न हुए। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? आप सब जानते होंगे, जो विदेश से आए हैं। जैसे विदेशी भाषा के शब्द हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ उर्दू के हैं, कुछ जो हैं आपके इंग्लिश के हैं जो बोले जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं रेलगाड़ी, हालांकि रेलगाड़ी दो हो जाएगा, मान लो खाली रेलगाड़ी हम कहते हैं, रेल कहते हैं। तो रेल कैसा शब्द है? ये विदेशी शब्द है। हम हिंदी में रेल तो लिखते हैं, लेकिन रेल जो है इंग्लिश का शब्द है। हमने कहा ट्रेन, ट्रेन इंग्लिश का शब्द है, हमने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, हमने कहा टीचर, तो मान लो टीचर, तो ये तो ऐसे शब्द हैं। टीचर के लिए तो हम अध्यापक लिखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से गेहूं शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होता है? गेहूं शब्द का तत्सम बताना है। तो गेहूं का जो तत्सम शब्द है कौन सा है? तो गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है उसे गोधूम कहते हैं। शुद्ध आपका गोधूम होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। गेहूं का जो गुण तत्सम होता है गोधूम होता है। गृद्ध जो है ये तद्भव शब्द है, और गृद्ध का जो तत्सम गृद्ध भी तत्सम शब्द है, और गृद्ध का जो तद्भव होता है इसे गिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? गीध कहते हैं या गिद्ध कहते हैं, तो गीध हो जाता है। ठीक, वहीं पर अगर आगे बढ़ जाए तो ग्रंथ, ग्रंथ मतलब क्या होता है? गांठ होता है। क्या होता है? गांठ होता है। और गो मतलब क्या होता है? गाय होता है। गो मतलब क्या होता है? गाय होता है। तो ये सबके हैं अपने अलग अलग, ये सभी तत्सम शब्द दिए गए हैं। गेहूं का क्या होगा? गोधूम हो गया। इसका क्या होगा? गीध हो गया। इसका क्या होगा? गाय हो गया। इसका क्या हो गया? ग्रंथि का गांठ हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो यहाँ पे तद्भव के रूप में लिखा गया। यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द में जैसे ये जल, जल क्या है? तत्सम है। नग्न तत्सम है। भ्रमर तत्सम है। अब इनका अगर हम हिंदी देखें तो अगर यहाँ पे और तीन जो है, तीन क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तृण होता है। तो इसका तत्सम क्या होता है? यहाँ पे लिखते ही नहीं बनता है। क्या होता है? तृण होता है। तो आप लिख देंगे तृण, क्या हो जाता है? तृण हो जाता है। त्रा रहेगा और आप बड़ी मंत्र, ठीक है, तृण, तृण हो जाता है। इसका तृण जो है ये तीन का तत्सम शब्द हो जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए तो तृण जो है तत्सम शब्द है। नग्न, भ्रमर और ये सब कैसे शब्द होते हैं? नग्न मतलब क्या होता है? नंगा। भ्रमर मतलब होता है भौरा। और जल मतलब होता है पानी, नीर। तो ये आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है, कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा है? आपको बताना है। संज्ञा शब्द आपको पहचानना। आप, आकाश, चलना, लंबा, इसमें संज्ञा कौन है? तो आप कहेंगे, बताइए संज्ञा। आकाश संज्ञा शब्द है। आकाश क्या है? संज्ञा शब्द है।
जब किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को या गुणधर्म को तो हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, आम, मिठास, हाथी, घोड़ा, लोमड़ी, ये सब क्या होते हैं, आपके संज्ञा शब्द। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। कौन सी ऐसी संज्ञा जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा होगी, आपको बताना। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, देखिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट है। इसमें इसके अतिरिक्त घबराहट, चढ़ाई, सजावट, बहाव, दौड़, ये सब किससे बनने वाले, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, थकावट। थकावट क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। ठीक, उसने पत्र लिखा, नहीं, उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द में सर्वनाम भेद है। उसने मतलब हमको एक शब्द देखना है, उसने किस प्रकार का सर्वनाम है। आप जानते हैं सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उसमें से आपको बताना है उसमें को जो है किस प्रकार का सर्वनाम होता है। जैसे सर्वनाम के अगर 6 भेद के नाम बताएं तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इन्हें 3 भागों में बांटा गया। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में, 3 भागों में, जिसमें कौन कौन से हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है उसके लिए उपयोग होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है वो अन्य पुरुष जिस, और मध्यम पुरुष जो सुनता है। तो कह रहा वह, उसे, उसने, उन्होंने, उनका, उसका, उनका, वे इत्यादि सभी क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो उसने किस में है, उसने जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। चलिए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की उत्पत्ति मर्यादित होती है उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं। कह रहा अगर संज्ञा या सर्वनाम की कोई विशेषता बताता है तो उसे हम नाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही आंसर है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम लोग कहते हैं धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है, तो सही आंसर है आपका सी। ठीक है, क्रिया से हम प्रश्न कराएंगे। क्रिया से 187 प्रश्न अभी तक यूपीटीपीएससी पूछ चुका है। तो हम आपका विशेषण के बाद क्रिया की प्रैक्टिस पेपर को लेकर के आने वाले, विशेषण का आज दूसरा पार्ट हम अपलोड कर देंगे आपका। और कल की डेट में आपको जो है क्रिया पूरी, हम आपको जितने भी प्रश्न पूछे गए एक ही वीडियो में पूरी क्रिया के सभी प्रश्नों को करवा देंगे। उसके बाद जो है आपका क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण अलग वीडियो में करवाएंगे। तो इस तरह से हम बहुत तेजी से इसको खत्म करा देंगे। हमने कहा था 10 जून तक हम हिंदी पूरी खत्म कर देंगे, तो खत्म हो जाएगी, परेशान मत होइए। उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिस पेपर भी आपका शुरू कर दिया, तो आपका हमको लगता है 10 प्रैक्टिस पेपर भी हम तब तक आपका करवा देंगे। तो ये आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। रिवीजन ही करना है, मैं कह रहा हूँ क्लास नहीं करनी, बस आप ध्यान से सुनते रहिए, प्रश्नों को देखते रहिए, आपके लिए लाभदायक होगा। आराम से रख दीजिए, मोबाइल चलती रहे, बस सुनते रहिए, देखते रहिए, आपका ऑलरेडी लाभदायक होगा आपके लिए। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहा जाता है। जिनमें लिंग, कारक, वचन इत्यादि के द्वारा कोई असर ना पड़े उसे क्या कहते हैं, हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए, उसे क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। राम धीरे, एक मिनट, क्या हुआ, राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा वाक्य है। राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा वाक्य है आपको बताना है। राम धीरे धीरे पढ़ता है वाक्य में धीरे धीरे का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। धीरे धीरे खत्म यहाँ पे, अच्छा, धीरे धीरे पढ़ता है, यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, अच्छा, समुच्चय बोधक अव्यय। अब इसमें से बताना कौन सा अव्यय है। अव्यय तो है, अव्यय में किस प्रकार का अव्यय है ये बताना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
राम धीरे धीरे पढ़ता है यानी पढ़ने का काम कर रहा है, यानी काम कैसा हो रहा है, क्रिया हो रही है। और कौन सी है, सार्थक क्रिया हो रही थी। यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सटीक आंसर होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। तो आंसर बी आपका सही आंसर है। आप कमेंट करके बताइएगा, वैसे सही आंसर है मुझे जहां तक लगता है कि ये आंसर आपका सही होगा। क्रिया विशेषण अव्यय होगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है, हाँ सही, क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत ये आएगा। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा गया ये, हमने ध्यान नहीं दिया था इसको, हमने ऐसे डायरेक्ट प्रैक्टिस कराने लगे। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द, वैसे मिला लीजिएगा सही होगा, लेकिन मुझे लगता है 100% सही है, डाउट नहीं उसमें। इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है, वन, कानन, विपिन, अटवी, जंगल, ये सभी आते हैं ना, तो इसमें वन आ जाएगा, तो वन तो है नहीं। अरण्य, अरण्य, अरण्य कांतार भी कहते हैं। अरण्य मतलब होता है कांतार, वन, अटवी, कानन, जंगल, ठीक है, तो एक कांतार आपका सही है। ठीक। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का लगभग सबको पर्यायवाची शब्द याद होगा। कमल के पर्यायवाची शब्द तो किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। कमल का पर्यायवाची शब्द लगभग सबको याद होगा ना। तरंगिणी है, सरोज है, तड़ाग है, मृगांग है, ये सभी क्या है, कमल के। सरोज है, नलनी है, तो एक इसके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो यहाँ से तरंगिणी आपका सही हो जाएगा। ठीक, कौन सा पर्यायवाची, कौन सा पर्यायवाची है, तो यहाँ पे दिया गया है, मान लेते हैं आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सरोज। यहाँ पे सही आंसर क्या है, सरोज हो जाएगा। ठीक, तरंगड़ी, सरोज, तड़ांग, मृगांग में से कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द कौन है, नलिनी, अरविंद, सरोरो, सतदल इत्यादि। तो यहाँ पे सरोज आपका सही आंसर। ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, सरोज होता है। ठीक है, नीलांबुज है, ठीक, तो आपका कमल हो गया, सरोज हो गया। अब इसमें देखिए ऊपर कुछ शब्द और दिए गए थे, उनके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे आभारी है, आभारी के पर्यायवाची शब्द क्या होता है, जैसे आप कहते हैं ना हम आपके बड़े आभारी। आभारी मतलब होता है अनुग्रहित होना, ठीक है, तो एहसानमंद होना, कृतज्ञ होना, तो ये सब क्या होते हैं, शुक्रगुजार होना। उर्दू शब्द अगर कहें तो ये सभी क्या होता है, आभारी शब्द का। आभारी शब्द के पर्यायवाची ऐसे याद करिए, कहते हैं ना कि हम आपके बड़े आभारी हैं। आभारी मतलब अनुग्रहित हो गए आपके, एहसानमंद है कि आप आए हमारे यहाँ पधारे, कृतज्ञ हैं कि आप हमने हमारी बात का लाज रखा, ठीक है, शुक्रगुजार, आप उसको शुक्रगुजार कहते हैं। कुलीन, कुलीन मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ लोगों को कुलीन कहा जाता था। उसमें पढ़े होंगे ना कि पहले कुलीन श्रेष्ठ जन को कुलीन कहा जाता। आर्य अपने आप को कुलीन कहते थे, चूंकि आर्य से हुआ करते थे। तो कुलीन जो है पूज्य शब्द है, श्रेष्ठ शब्द है, उच्च शब्द है, विशिष्ट शब्द है, संभ्रांत शब्द है। ये सब शब्द किसके लिए होता है, कुलीन के लिए। सस्य किसके लिए शब्द यूज होता है, सस्य शब्द जो होता है ये अन्न के लिए होता है, अनाज के लिए होता है, धान्य के लिए, धन धान्य के लिए होता है। तो सस्य शब्द जो है धान्य के लिए, अनाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देख लें, आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न है अध का विलोम शब्द बताना। अध का विलोम शब्द होता है पूर्ण। अध का विलोम शब्द क्या होगा, पूर्ण होगा। तो सही आंसर होगा अध का विलोम शब्द हो जाता है, अध का विलोम शब्द हो जाता है पूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। समाप्त तथा खत्म एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। समाप्त शब्द का विलोम प्रारंभ है। समाप्त शब्द का विलोम क्या होता है, प्रारंभ। और खत्म शब्द मान लो उसी तरह से है, समाप्त मतलब खत्म। रति मतलब क्या होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है। तो रति का विपरीत क्या होगा, घृणा, नफरत, यही होना चाहिए। रति का विलोम बताइए, रति का विलोम क्या होगा। रति मतलब क्या होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता ना। तो रति का विलोम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आपका इसका सही आंसर होगा अध का पूर्ण। ठीक है, जागृत का विलोम शब्द क्या है। जागृत का विलोम शब्द होता है सुप्त। कहते हैं ना जागृत ज्वालामुखी, जागृत ज्वालामुखी है और सुसुप्त ज्वालामुखी। तो जागृत का क्या होता है, सुप्त हो जाता है। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, जागृत का सुप्त हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निद्रा का क्या होता है, निद्रा का क्या होता है, जागृति होता है। ठीक है, या जागरण। निद्रा का क्या कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं कि हम जाग रहे हैं, तो क्या कहते हैं, जागरण करने। ठीक, निद्रा तथा जागृति शब्द का विलोम क्या होता है, सुसुप्त। जागृति भी नहीं है, सुसुप्ति का क्या होता है, जागृति होता है। ठीक है, जागृत का हमसे पूछा गया, सुप्त सही है। मैंने मन में सोचा, मन में नहीं, मैंने सोचा कि भला
ऐसा क्यों होता है? उचित शब्द में क्या? अच्छा, मैंने आत्मा में सोचा, आत्मा नहीं, अंतःकरण में सोचा, चित्त में, मन में। तो मैंने जो है कहाँ पे सोचा होगा, आप बताइए कहाँ आप सोचते हैं? मैंने मन में सोचा ना, मैंने मन में सोचा कि ऐसा भला क्यों होता। मन सही होना चाहिए यहाँ पे, सटीक आंसर होगा मन आपका, तो मन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। संगीत द्वारा संगीत व्यक्ति का प्रभावित होता है, संगीत द्वारा व्यक्ति का प्रभावित होता है, संगीत द्वारा व्यक्ति का कर्तव्य कोई मतलब ही नहीं है, अधिकार कोई मतलब नहीं, शरीर कोई मतलब नहीं, आचरण कोई मतलब, आचरण हो जाएगा। संगीत सुनने से थोड़ा सा कहते हैं ना कि स्टेटस से स्टेटस का पता चलता है। गाना कैसा कोई सुन रहा है, कोई मान लो बेवफाई का गाना सुन रहा है तो उसे देख करके आप जान जाएंगे ना उदास है। कोई डीजे का गाना सुन रहा है इसका मतलब नाचने वाले के मूड में है। तो डांस बताता है, गाना बताता है कि हमारे आचरण के बारे में बताएगा ना, तो आचरण सही हो जाएगा। संगीत द्वारा व्यक्ति का आचरण प्रभावित होता है, जैसा आप गाना सुनेंगे उसी तरह का आप बिहेवियर करेंगे। जैसे कभी कोई टीवी देखता हूँ, मैं बच्चों को बायोलॉजी जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ, न्यूरल सिस्टम या ब्रेन के बारे में जो पढ़ाता हूँ, तो कहता हूँ जब कोई टीवी देख रहा हो तो अगर लड़की है तो वो अपने आप को क्या काम करती है, नायिका के रोल में रख लेती, और अगर लड़का है तो अपने आप को नायक के रोल में रख लेता है, यानी हीरो हीरोइन बन जाते हैं अपनी अपने इच्छाओं से। अगर इनकी लव सीन चल रही थी, इसके चेहरे पे एक अजीब सी ग्लो होगी, आप बाहर से कहीं देखिए उसके चेहरे पर अजीब सी ग्लो होगी, खुश होगा, अंदर से प्रसन्नचित नजर आएगा। अगर इनकी कुटाई हो रही है, हीरो हीरोइन की किसी की कुटाई हो रही है ना, तो इसको लगता है किसी की चोट लग गई, तो इसका चेहरा देखो तो बनता बिगड़ता रहता है। तो मैं वही कहता हूँ कि ये जो है संगीत आपके आचरण को बताएगी, जैसा आप गाना सुनेंगे वैसा आपका विचार होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, लेकिन ये देखिए हिंदी है, इसका डायरेक्ट आपके विज्ञान से लेना देना नहीं है, ठीक है, तो उसी हिसाब से चलेगा। जिसकी आशा ना की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा आपको बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त एक शब्द होगा अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित शब्द उसके लिए उचित हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। जिसके हाथ में चक्र है, जिसके हाथ में चक्र है, इस वाक्यांश में, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक सार्थक शब्द के बारे में आपको बताना है। जिसके हाथ में चक्र है उसके बारे में एक आपको बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। जिसके हाथ में चक्र है उसे चक्रपाणी कहा जाता है। क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं। एक प्रश्न छूट गया शायद, कौन सा छूट गया भाई? ये नहीं बताया था क्या? जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आशातीत। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। आशातीत किसे कहते हैं? आशा से बहुत अधिक, जो आशा से परे हो उसे आशातीत कहते हैं। उसके आशान्वित, आशा से बधा हुआ आशान्वित होता है। कह रहा प्रत्याशा की गई आशा, किसी के बारे में अगर हम आशा करते हैं तो उसे प्रत्याशा कहते हैं। आशान्वित हमने आपको बता दिया, आशान्वित क्या होता है? आशा से बधा हुआ। आशातीत किसे कहते हैं? आशा से अधिक, अगर किसी से आप आशा से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं, जितना उसकी उम्मीद है उससे ज़्यादा कर लेते हैं, तो आप क्या कहलाते हैं? आशातीत कहलाते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो, तो ये तो अभी हो गया, उसको क्या कहते हैं? चक्रपाणी कहते हैं। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहा जाता है? चक्रपाणी कहा जाता है। कहाँ भाग रहे हो भाई, रुक जाओ। उसके बाद जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी कहते हैं। चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा विराजमान हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। और चंद्रमा किसके सिर पर विराजमान है? भगवान शिव के। तो आप एक बार जयकारा लगा दिए हर हर महादेव का। तो हर हर महादेव का जयकारा लगाइए, यहाँ भगवान शिव का नाम आया है, आपका बेड़ा पार करेंगे, और भगवान चाहेंगे तो आप वीडियो बन जाएंगे, और फिर आप कहेंगे कि मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 रुपया कमाता हूँ, टाटा सुमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग मुझे थर-थर कांपते हैं। ठीक। उसके बाद चक्रधर, चक्रधर किसे कहते हैं? भगवान विष्णु का नाम आ गया। हरि का नाम लीजिए और गुण गाते जाइए, इन्हीं सबसे भव पार होने वाला है। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, किस्मत खेलती है। ठीक है, तो भव पार कैसे होगा? चक्र को धारण करने वाला चक्रधर कहलाता है, और चक्र को कौन धारण करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं। ठीक है, जिसके चूड़ा मतलब बालों में चंद्रमा हो,
जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो, बहुत सके उसे क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ी कहते हैं। और जिसके यहाँ तो बाल झड़ रहे हैं सब, यहाँ चंद्रचूड़ी जो है चंद्रमा को रख के घूम रहे हैं, तो भगवान शिव जो है इनके बाल क्यों झड़ेंगे। तो जटाधारी भी कहा जाता है इन्हीं को, याद होगा ना, इन्हें जटाधारी भी कहा जाता है। इतनी बड़ी जटा है, गंगा मैया को संभाल लिए थे। अब सोचिए, गंगा मैया बाढ़ आ जाती तो आधा प्रयागराज डूब जाता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। कहते हैं ना, तुम्हारी अकलिये पे पत्थर पड़ गया, मूर्ख कहीं के, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कुछ नहीं समझ में आता। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाना। अब इसका कुछ बचा नहीं है, बुद्धि ये भ्रष्ट हो गई। एक तो थी नहीं, दूसरे जो थी वो भ्रष्ट हो गई। गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। बात सुने नहीं कि एकदम ढिढोरा पीट डाले। तो गोद में लड़का शहर भर ढिढोरा, इसका अर्थ होता है पास में वस्तु रखते हुए चोर चारों ओर खोजना। पास में वस्तु को रख करके चारों ओर खोजना। सुबह सुबह ऐसा होता है, आपकी मोबाइल आपके तकिया के नीचे चली जाए, उसके बाद आप पागल बन के दौड़ते हैं इधर उधर, पूरे बिस्तर पे 3 सेकंड के अंदर आप भ्रमण करेंगे कि कहाँ गई। उस समय आपका माइंड की जो स्पीड होती है, विजन की, माइंड के विजन की स्पीड जो होती है वो कई लाख किलोमीटर स्पीड, हमें लगता है प्रकाश गति से भी तेज चलती जब आपकी मोबाइल खो जाए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना कहाँ फोड़ेगा भाई, अकेले चने से कैसे काम चलने वाला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ होता है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अकेला व्यक्ति कभी शक्तिशाली नहीं होता। हम कितना भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा लें, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। मैं अकेले कितना भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ा लूँ, कितना भी कह लूँ भैया पढ़ लो, लेकिन आप सब अगर साथ देंगे, विश्वास रखेंगे, ठीक है। मैं एक अब कह रहा हूँ कि मैं जो है आप मुझसे पढ़िए, मुझे टीचर मानिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं दोस्त हूँ, मेरे साथ बैठ करके आप बस ऐसे पढ़ते रहिए। हंसी मजाक में हम लोग पूरे चैप्टर को भी कर डालेंगे। हम कह रहे हैं ना 25 प्रैक्टिस पेपर, 25 गुणे 50, 25 गुणे 50 का मतलब होता है 25 25 125, 1250 क्वेश्चन, 1250 क्वेश्चन हिंदी में, 1250 आपका रीजनिंग में, 1250 जीएस में, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पेपर अलग से, हिंदी का पूरा अलग से करवा रहे हैं आपको, रीजनिंग का भी कुछ अलग से करवाएंगे, और उसके बाद जो है आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर अपने तरफ से करवाएंगे। तो कितना करेंगे, बहुत है, इतने में हो जाएगा सिलेक्शन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बहुत नहीं लिया जाता। टेंशन लेंगे बेफालतू बीपी बढ़ेगी, शुगर बढ़ेगा, मोटापा बढ़ेगा, कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो जो अभी भी लोग हैं वो छोड़ चले जाएंगे, कहेंगे रोगी पर्सन के साथ कौन रहेगा। टेंशन मत लीजिए, खुश रहिए, ठीक है। नौकरी मिलेगी, नौकरी सबको मिली है, आपको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य, जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है, ये बताना है। पानी बरसता है ये कौन सा वाक्य है, वाक्य है कि उपवाक्य। पानी बरसता है ये उपवाक्य होगा भाई। जब पानी बरसता है में कौन सा वाक्य, अच्छा देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, हाँ वही तो, क्रिया उपवाक्य, ठीक है। जब पानी बरसता है तब मेढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। में क्या होगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। मिश्र वाक्य का चयन करना है। मिश्र वाक्य कौन सा होगा आप बताइए। तो प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती, बहुत अच्छी बात है। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट जाओ, यह भी सही बात है। जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वह अवश्य सफल होते हैं, यानी पहला वाला दूसरे पर आश्रित है। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जो अवश्य सफल होगा, जो विद्यार्थी क्या करेगा, परिश्रम करेगा, इस वाक्य में मिश्र वाक्य है। जिन वाक्यों के मुख्य या प्रधान वाक्य या अन्य वाक्य आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं बताइए, मिश्र वाक्य कहते हैं। मुझे विद्यालय जाना, मुझे विद्यालय जाना है, तो ये यहाँ पे मैंने गलत है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। मैंने विद्यालय जाना है तो मेरठ वाली हिंदी हो जाएगी, बुरा मत मानिए मेरठ वालों, लेकिन ये मेरठ में तेरे को, मेरे को, मैंने तेने, तो ये मेरठ वाली गलत होती। मुझे विद्यालय जाना है तो मुझे सही होगा, यहाँ पे मैंने सही आंसर नहीं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य में परिवर्तन कर्ता से हुआ है, कर्म से हुआ है या भाव से हुआ है। इसी के आधार पे कितने प्रकार के हो जाते हैं, 3 प्रकार के हो जाते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
ये बताता है कितने प्रकार का परिवर्तन हुआ है। तो अगर कर्ता में हुआ तो कृतवाच्य, अगर कर्म में हुआ तो कर्मवाच्य, और अगर भाव में हुआ तो भाववाच्य। निम्न में कर्ता कारक का परसर कौन सा है? कर्ता कारक का परसर कौन सा है? कर्ता कारक मतलब किससे इंडिकेट किया जाता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा पढ़े ना, तो कर्ता ने किसको? कर्ता ने, तो ने परसर्ग होता है इसका। ठीक है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है। तो आपसे पूछा जा रहा है वाक्य में रेखांकित पद में कारक कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे एक को कौन सा कारक है? बहन को कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो अब बताइए कौन सा कारक होगा? 41 में आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो है कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा। और यहाँ पे कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए कोई कार्य किया जाता है, जिसे कुछ दिया जाए, वह संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। ठीक है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनके नाम किस लिंग में होते हैं? तो आप बताएंगे सामान्यतः वर्णमाला के अक्षरों का नाम पुल्लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। सामान्यतः इनके नाम पुल्लिंग में होते हैं। किंतु अपवाद स्वरूप जो स्वर है ई और बड़ी ई जो स्वर है तथा ऋषि वाला री तो मुझे बनाना नहीं आता, री को स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है। अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग क्या हैं? पुल्लिंग हैं। स्त्रियों की संख्या कम है, सिर्फ सेक्स रेशियो में नहीं, हिंदी व्याकरण में भी। ठीक। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द हैं कहाँ पे? देखिए, जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन है? आप बताइए। अच्छा देखो, पुरुष किसके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होता है? पुरुष स्त्री के प्रति अट्रैक्ट होगा, मतलब लगाव रखेगा, स्नेह रखेगा, प्रेम करेगा स्त्री के प्रति। और कुछ पुरुष होते हैं बेवड़ी टाइप के, तो शराब क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। कुछ पुरुष कैसे होते हैं? बेवड़ी टाइप के होते हैं ना, तो उनका स्त्री से लगाव ज्यादा होता है, तो शराबी हो जाते हैं। ठीक है। तो शराब कैसा शब्द है? अच्छा, किस भाषा का शब्द है? शराब अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा में ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। कौन? शराब स्त्रीलिंग है। ठीक है। जवाब फारसी भाषा का शब्द है और पुल्लिंग है। जवाब क्या है? फारसी भाषा का शब्द है और पुल्लिंग शब्द है। याद रखिएगा ये सब काम की चीजें। जवाब हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह। ठीक है। शराब क्या है? ये अरबी भाषा का शब्द है। आपसे पूछ ले तो यही पता चला, गलती ना कर दीजिए। अरबी भाषा का शब्द है, स्त्रीलिंग है। जवाब फारसी भाषा का शब्द है और ये क्या है? पुल्लिंग है। गुलाब अरबी भाषा का है। गुलाब भी क्या है? अरबी भाषा का है और ये भी क्या है? पुल्लिंग है। गुलाब क्या है? अरबी भाषा का पुल्लिंग है। और वहीं पे जो है हिसाब, यह भी अरबी भाषा का शब्द है। अब ऐसे अगर यही प्रश्न हम बदल देते और पूछ लेते कि निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है, तब आपका आंसर क्या हो जाता? जवाब हो जाता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रश्न भैया कि स्त्रीलिंग कौन है, तो आप कहेंगे शराब स्त्रीलिंग है। ठीक है। यहाँ पे ये फारसी है, जवाब फारसी, बाकी सभी अरबी शब्द है। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है? ऐसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, समय कहते हैं। काल मतलब क्या होता है? समय। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। अच्छी बात है, सुंदर होना चाहिए। वाक्य में कौन सा विशेषण है? राधा में तो सुंदर लड़की है, तो सुंदर ही तो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण होगा नहीं। उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है ना, तो कौन सा विशेषण होगा बताइए? तो सुंदरता का वर्णन हो गया राधा, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक नहीं, परिणामवाचक नहीं, गुणवाचक नहीं। तो यहाँ पे जो है क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं। ये तो हो गया भाई, ये हमको बताना है। राधा सुंदर लड़की है, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवाचक। उसके गुण के बारे में बता रहा है ना कि राधा सुंदर है, उसका गुण सुंदर होगा, तभी तो सुंदर कह रहा है। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है मतलब गलत है। गलत कौन है? अब देखिए यहाँ पे
गलत देख करके बताइए कौन सा गलत है आपका, यहाँ पे देखिए और आंसर बताइए। आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? अध्यात्म में आध्यात्म गलत दिया गया। ठीक है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से आपको बताना है। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से होना चाहिए। कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से होना चाहिए। तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। इसी में तेलुगु आता है, कन्नड़ आता है और मलयालम भी आता होगा इसी में ना। इसमें कौन कौन आ जाता है? तेलुगु, मलयालम और तमिल। ठीक है, ये सभी किसमें आ जाते हैं? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों को उसके विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। निम्नलिखित वाक्यों को उसके विकास के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए। प्राचीन हिंदी से कौन सी हिंदी होगी? लौकिक हिंदी। ठीक, लौकिक हिंदी से सौरसेनी, संस्कृत से सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी। तो सही तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही है। मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय क्या होगा? मास कंजम्पशन का हिंदी हो जाएगा आपका, ये हो जाता है व्यापक उपभोग। आई वाज ओवरजॉयड, मैं बहुत खुश था या मेरा दिल बाग बाग हो गया। नहीं, यहाँ पर अच्छा ये भी दिया है, आई वाज ओवरजॉयड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो खुश हुआ का मतलब हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, यही सही होगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश, कहीं लिखा नहीं था खुशी से ऊपर था, नहीं, खुशी, मेरी खुशी बहुत ज़्यादा थी, नहीं, उत्साहित था, नहीं, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आई वाज ओवरजॉयड, अक्सर देखो लड़कियां बोलती रहती हैं। तो आई वाज ओवरजॉयड क्या हो जाएगा आपका? ए, मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा। हिंदी के ये आपके 50 प्रश्न प्रैक्टिस पेपर पहला है। मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने 90% तक इसमें सही ना किया हो। आसान प्रश्न होंगे, आसान आएंगे, बस रेशियो बनाए रखिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।